हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। बच्चों, आज मैं लाया हूं छठवां पार्ट। आज मैं बताऊंगा बच्चों आपको बोर्ड के पर्पज से ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो बच्चों, जो ये चैप्टर रहने वाला है मेरा मॉडर्न फिजिक्स का रहने वाला है, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। बच्चों, इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले मैं आपके टिप्स पे कर दूंगा बच्चों। तो मैं आपका निशान चौधरी बच्चों आप सभी का दोबारा से अपने चैनल साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं और हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, सबसे पहले मैं आपके दिमाग में डालूंगा कि कहना क्या चाह रहा है चैप्टर। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं लाइट को क्या किया, कुछ साइंटिस्ट थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। कहने का मतलब है लाइट है, लाइट को एक साइंटिस्ट बोल रहा है कि ये पार्टिकल नेचर की है, दूसरा साइंटिस्ट आया वो बोल रहा है ये वेव नेचर की है, तीसरा साइंटिस्ट आया वो कह रहा है ये ना पार्टिकल है ना वेव है। तो बच्चों, इस चीज में असमंजस हुई और आज भी मैं आपको बता दूं कि जो लाइट है वो ना तो पार्टिकल नेचर है ना वेव नेचर है। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो क्या है, बिहेवियर शो करता है पार्टिकल और वेव नेचर को। कि गुरुजी आप क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चों, इसी असमंजस को मिटाने के लिए हम ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर को हम पढ़ते हैं कि लाइट एक फॉर्म है एनर्जी की जो बिहेव करती है कैसे बच्चों, लाइट, पार्टिकल और वेव नेचर। तो बच्चों लिखेंगे आप कि लाइट क्या पार्टिकल नेचर है? क्या लाइट पार्टिकल नेचर है? लाइट है पार्टिकल नेचर? नो बच्चों, पार्टिकल नेचर ऐसे ही लिखना है, नो नो। क्या बच्चों लाइट, दूसरा पॉइंट, लाइट है वेव नेचर? वेव नेचर नो बच्चों। लाइट है क्या फिर बच्चों? लिखें जल्दी से ब्लैक मार्कर में। तो बच्चों, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बच्चों, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो क्या बिहेवियरली शो करती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच बिहेव एज, जो बिहेव करती है बच्चों कैसे, पार्टिकल एज वेल एज, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। क्रिस्टल क्लियर। अब बच्चों, इस असमंजस को, इस चीज को समझने के लिए हम इस चैप्टर के अंदर आते हैं कि ना तो पार्टिकल वेव नेचर है, ना वो लाइट, ना तो पार्टिकल नेचर है ना वेव नेचर है। वो एनर्जी की फॉर्म है और वो बिहेव करती है पार्टिकल और वेव नेचर की तरह। तो बच्चों, कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किस किस चीज के बारे में बताया, देन हम उन चैप्टर के अंदर चलेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, 1670 में आइंस्टीन आए। आइंस्टीन 1670 में आए और आइंस्टीन ने एक शब्द बोल दिया जो लाइट है। क्या बच्चों, इन्होंने एक चीज बोल दिया, लाइट पार्टिकल नेचर है। आइंस्टीन ने 1670 में एक स्पार्क जनरेट, एक आग लगा दी साइंटिस्टों के बीच कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की है। अब इन्होंने कैसे प्रूफ किया? तो इन्होंने दो फिनोमेने दिए, एक रिफ्लेक्शन का और एक रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। इन दोनों फिनोमेनों से इन्होंने बताया कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर है। अब क्या है, ये कहानी बच्चों कम से कम 200 साल चली। तो 1800 में एक साइंटिस्ट आए, हाइजिन प्रिंसिपल सुना भी होगा आपने, वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो हाइजिन ने क्या कहा, लगभग 1800 के अप्रोक्स में आए हाइजिन। इन्होंने कहा, क्या कहा, इन्होंने कहा जो आइंस्टीन है ना वो गलत बोल रहे हैं। इन्होंने ये कहा हाइजिन ने कि जो लाइट है वो वेव नेचर को शो करती है। किस नेचर को शो करती है बच्चों? लाइट है
वेव नेचर, लाइट वेव नेचर को शो करती है। इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट और सेट कर दिए। एक तो इन्होंने पोलराइजेशन दे दिया बच्चों, एक इन्होंने इंटरफेरेंस दे दिया बच्चों, सब जानते होंगे इंटरफेरेंस, और एक इन्होंने बच्चों डिफ्रैक्शन दे दिया। ये 3 फिनोमिना से ये बोलते थे कि जो लाइट है वो वेव नेचर है। लेकिन बात एक मुद्दे पे आके अटक गई बच्चों, हाइजीन बस एक चीज और के कहना, अब ये और बोल गए थे कि जो लाइट है वो वेव नेचर है। तो बच्चों ये क्या है, मैकेनिकल वेव है। तो मैकेनिकल वेव जब इन्होंने बोला तो मैं क्या कहूंगा, मैकेनिकल वेव को बच्चों ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। आपको पता है 2 तरह की वेव होती है, एक ट्रांसवर्स वेव होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव होती है बच्चों परपेंडिकुलर। जैसे मैं सिंपल बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर यो चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड ये चल रहा है, ये तीनों चीज, ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। तो अगर ये वेव का प्रोपोगेशन है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तीनों परपेंडिकुलर है, तो ये ट्रांसवर्स है बच्चों। अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करूंगा तो एक ही डायरेक्शन में विदाउट परपेंडिकुलर बच्चों। तो इन्होंने क्या कहा, ये मैकेनिकल वेव है। और बच्चों आपको पता है मैकेनिकल वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आपको पता है अगर ऐसा होता तो हमारी जो सनलाइट है, जो सन है, पृथ्वी पर हमारी जो लाइट आती है जो पृथ्वी पे, मुझे बताओ 8 मिनट के अंदर आ जाती है, वो ऐसे आ पाती अगर मीडियम होता? क्योंकि वैक्यूम फ्री स्पेस से आ रही है, यहां तो कोई मीडियम है ही नहीं। तो इन्होंने एक चीज बता दी कि इसके बीच में एक ईथर का पूरा मीडियम है, जो कि क्या था, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था, काल्पनिक बात थी। आपको पता है वैक्यूम है, कोई ईथर वीतर नहीं है। तो बच्चों 2 साइंटिस्ट ये हैं, पहले आइंस्टीन आए 1670 में, उन्होंने क्या कहा कि लाइट पार्टिकल नेचर है भाई। किस फिनोमिने से उन्होंने दर्शाया, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले से। देन 1800 के करीब हाइजीन नाम के साइंटिस्ट आए, वो 3 फिनोमिने लेके आए, इंटरफेरेंस का, डिफ्रैक्शन का और पोलराइजेशन का। इन्होंने कहा कि जो लाइट है वो वेव नेचर शो करता है बच्चों, और वेव नेचर तो शो करता है, दूसरा साथ साथ ये मैकेनिकल वेव भी है। अब आपको पता है कि अगर मैकेनिकल वेव है भाई तो मीडियम की रिक्वायरमेंट है। मुझे एक चीज बता दो भाई, हाइजीन साइंटिस्टों ने कहा, देश के पूरी दुनिया देश भर के साइंटिस्टों ने कहा अगर मैकेनिकल वेव है तो सनलाइट पृथ्वी तक कैसे आ रही है? तो इन्होंने कहा कि कोई ईथर बना हुआ है, मतलब कुछ भी बना रहे थे। तो बच्चों ये दोनों साइंटिस्टों की जो बात थी वो थोड़ी सी अधूरी अधूरी दिखाई देने लग गई। तीसरे नंबर पर एक साइंटिस्ट आए बच्चों, मैक्सवेल। कौन से साइंटिस्ट आए? मैक्सवेल। तो बच्चों मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने ये कहा भाई आइंस्टीन जो है, जो आइंस्टीन है और जो हाइजीन है, उन दोनों की बात ही मुझे सही लग रही है। कहने का ये मतलब है बच्चों, तीसरे नंबर पर आए मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा जो आइंस्टीन है वो अपनी दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको हम गलत कर नहीं सकते। हाइजीन भी 3 फिनोमेना दे के बैठा है। तो मैक्सवेल ने क्या कहा, भाई तुम दोनों सही हो, तो दोनों को स्पेसिफाइड कर दिया। इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक उन्होंने क्या है, एक कॉन्सेप्ट दिया, कॉम्पटन। मैक्सवेल ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर भी काम किया था बच्चों, थोड़ा सा ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर। मैक्स प्लैंक भी आए। इसके बाद बच्चों एक साइंटिस्ट आए, हाइजीन। कौन से साइंटिस्ट आए? हाइजीन, जो कि उन्होंने एक फिनोमिना दिया, हाइजीन प्रिंसिपल। अब यहां पर क्या हुआ, गुत्थी सुलझी। इन्होंने क्या कहा कि ना तो लाइट पार्टिकल नेचर है बच्चों, ना तो लाइट पार्टिकल नेचर है बच्चों, ना लाइट वेव नेचर है बच्चों, फिर क्या है, ये एक एनर्जी की फॉर्म है जो बिहेव करती है बच्चों, बिहेव करती है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर की तरह। तो इनकी जो कहानी थी वो स्पष्ट कही। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, वेव लाइक वेव नेचर। जो हाइजीन थे, जो हाइजीन की, सॉरी, डी ब्रोगली बच्चों, हाइजीन प्रिंसिपल हो गया, डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट थे बच्चों, ये डी ब्रोगली। इन्होंने एक और शब्द कह दिया, नेचर लव सिमेट्री। कहने का मतलब है जो नेचर है उसको सिमेट्री से प्यार है,
इसका मतलब क्या था बच्चों, मैं आपको सिंपल बता दूं, जो डी ब्रोगली जो थे वो एक्चुअल में कोई कोई फिजिसिस्ट नहीं थे, कोई साइंटिस्ट नहीं थे फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात के। वो क्या कर रहे थे, हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे थे अपना, लेकिन उनका क्या है थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा कि यार ये क्या चल रहा है, कभी आइंस्टीन को गलत किया जाता है, कभी हाइजीन को गलत किया जाता है, कभी मैक्स प्लैंक आता है, कभी मैक्सवेल आता है। तो इन्होंने क्या है थोड़ा बहुत फंडामेंटल उठाए और इन्होंने क्या किया, डी ब्रोगली प्रिंसिपल दे दिया। इन्होंने एक शब्द बोल दिया, जैसे आप सपोज करो पीएचडी कर रहे हो तो एक थीसिस देते हो, और इन्होंने एक थीसिस के तौर पे दे दिया नेचर लव सिमेट्री। इसी फंडामेंटल से प्रूफ हुआ कि ना तो बच्चों कौन आइंस्टीन गलत था ना हाइजीन गलत थे, दोनों क्या है फॉर्म ऑफ एनर्जी थे और बिहेव कर रहे थे पार्टिकल और वेव नेचर। यानी लाइट पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है, लेकिन बिहेव करती है लाइट एनर्जी है। डन बच्चों, तो क्रिस्टल क्लियर आपका कॉन्सेप्ट बच्चों। ये थी साइंटिस्टों की बात, आपको बस 3 साइंटिस्ट रखने याद। चौथे नंबर पर आ जाता हूं मैं आगे। अब बच्चों दो चीज और है जो याद रखनी है, एमसीक्यू में आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो बच्चों लाइट बिहेव एज पार्टिकल नेचर किस किस फिनोमेने से प्रूफ हुआ। पार्टिकल नेचर कौन कौन से फिनोमेने से प्रूफ होगा कि लाइट पार्टिकल नेचर है। तो बच्चों पहला लिखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन 100% क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है बच्चों। तीसरे नंबर पर कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट बच्चों स्पेलिंग देख लेना। इन 3 इफेक्ट की वजह से चौथा रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन, बात एक ही है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, इनकी वजह से। तो बच्चों ये पॉइंट लिखें कि लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है, किस फिनोमिने से, किस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से पता पड़ा। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों आ जाता है कि लाइट वेव नेचर शो करता है, वो किस किस फिनोमिने की वजह से पता पड़ा। तो इसको भी लिखो बच्चों, लाइट बिहेव एज वेव नेचर। बच्चों मॉडर्न फिजिक्स 12 से 13 नंबर की है, फ्री के 12 से 13 नंबर है, कुछ नहीं करना है, केवल आप मेरे लेक्चर देख जाओ, अगर एक भी नंबर कट जाए तो गारंटी है। कहने का मतलब है 24 नंबर पहली 5 वीडियो में मैं कंप्लीट करा चुका हूं, आज 12 नंबर और दे दूंगा, 36 से 40 नंबर आपके पूरे श्योरिटी के साथ बनेंगे। डेरिवेशन कर जाओ, 65 नंबर से कोई रोक नहीं सकता आपको 70 में से, वो भी मैं आपको बता दूंगा ट्रिक, एक स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा। लाइट बिहेवियर्स वेव नेचर, पहला डिफ्रैक्शन के फिनोमिने से दिया कि लाइट वेव नेचर की तरह शो करता है। इंटरफेरेंस के नेचर से दिया, इंटरफेरेंस। तीसरा पोलराइजेशन के इफेक्ट से दिया बच्चों, पोलराइजेशन। तो ये थे कुछ लाइट के वेव नेचर की वजह से और लाइट के पार्टिकल नेचर की बिहेव की वजह से। तो बच्चों ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब आ जाते हैं बच्चों आइंस्टीन की कार्पुसल थ्योरी, फोटोन के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे चलेंगे। तो बच्चों फोटोन क्या होता है, फोटोन के बारे में लिखना स्टार्ट करो। बच्चों फोटोन क्या है, एक एनर्जी के पैकेट है, इसको क्वांटा भी बोल देते हैं बच्चों, और एनर्जी के पैकेट्स भी बोल देते हैं, एनर्जी पैकेट्स। कहने का मतलब है, एक सिंपल एग्जांपल दूंगा और आपके कॉन्सेप्ट को खत्म कर दूंगा। बच्चों सपोज करो आपके घर में जो गेट है वो आयरन का होगा, लोहे का होगा, वो क्या है थोड़ा सा उसमें क्या है जंग लग गई तो वहां से कुछ हिस्सा गल चुका है। आप क्या करते हो, उसको मेंटेनेंस कराने के लिए कुछ आयरन का पार्ट उसको लगवाते हो। तो आप क्या करते हो, वेल्डिंग मशीन वाले को बुलाते हैं, वेल्डिंग मशीन वाला यूं उस गंसी को रखता है, दर 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 मारता है, तो जो रेज आती हैं, अगर मैं क्या करूं एक वीडियो बनवाऊं आपसे, एप्पल का फोन दे दूं आपके हाथ में और वीडियो बनवाऊं। एप्पल के मोबाइल में स्लोमो का ऑप्शन होता है बच्चों, आपको तो वो दिखेंगी नहीं रेस, लेकिन जब हम स्लोमो में एप्पल के मोबाइल में देखेंगी तो रे एक के पीछे एक आती हुई नजर आएगी। कहने का मतलब है एनर्जी की पैकेट्स हैं, कार्पुसल्स बोलते हैं।
फोटोन वही है बच्चों। अब फोटोन में चीजें क्या क्या याद रखनी है बच्चों। फोटोन का मास क्या होता है, तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है मेरे बच्चों, रेस्ट मास ऑफ फोटोन होता है बच्चों 0। बच्चों चार्ज क्या होता है फोटोन का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। चार्ज ऑन फोटोन क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है बच्चों, कोई चार्ज नहीं होता फोटोन पे। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं बच्चों, तीसरे नंबर पर, तो फोटोन क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी बच्चों। क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अगर बच्चों एक एनर्जी की बात करूं मैं, तो एनर्जी क्या होती है, याद रखना बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन की अगर मैं बात करूं तो लिखेंगे सब एच न्यू। अगर बच्चों इसकी बात करूं, इस फॉर्मूले की, फॉर्मूले स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों चैप्टर में। इस एच को बोलते हैं बच्चों हाइजेनबर्ग कांस्टेंट। वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। जल्दी से नोट करो। न्यू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब है जो एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है बच्चों। जो फोटोन की एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ेगी। तो बच्चों ये चार बात अपने दिमाग में डालें। रेस्ट मास 0 होता है, चार्ज ऑन फोटोन न्यूट्रल होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, इन्हीं को क्वांटा भी बोल देते हैं, और एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू होता है। अब बच्चों एनर्जी ऑफ फोटोन पर हम बात करेंगे अच्छे से। किस पर बात करेंगे बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन पे। सारे फॉर्मूले स्टेबलाइज करा दूंगा मैं आपको यहीं से एनर्जी ऑफ फोटोन के। तो बच्चों हेडिंग एनर्जी ऑफ फोटोन, यहां से 100% मैं आपको लिख के दे रहा हूं, एक क्वेश्चन जरूर आएगा न्यूमेरिकल के फॉर्म में। एनर्जी ऑफ फोटोन की बात की थी बच्चों, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है बच्चों। डायरेक्टली का साइन हटाऊंगा, एच न्यू। ये क्या था बच्चों, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली डिपेंड करती है, और एनर्जी क्या हो जाएगी फोटोन की, E का मतलब क्या है बच्चों, एनर्जी। ये क्या है, हाइजेनबर्ग कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ये क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। अगर मैं क्या करूं बच्चों, आप फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बच्चों अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का रिलेशन क्या था, आपको पता है न्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा। आपको पता है बच्चों, एक और फॉर्मूला यहां से तैयार है बच्चों, पुट करो वैल्यू को, E इज इक्वल टू एच, न्यू की जगह क्या डाल दूंगा, सी अपॉन लैम्डा। तो बच्चों अगर फ्रीक्वेंसी की भाषा में एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच न्यू, तो लेमडा की भाषा में हो जाएगा E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको क्या कहेंगे, एनर्जी। इसको क्या कहेंगे, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 हाइजेनबर्ग कांस्टेंट, सॉरी प्लैंक कांस्टेंट। और इसको सॉरी बच्चों जितना भी मैं बोल रहा हूं, एच को कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट। सी की वैल्यू है बच्चों 3 इंटू 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा की अगर मैं बात करूं बच्चों, इसको कहते हैं वेवलेंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, तो ये चार फॉर्मूले आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। पांचवी बात करें बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है वैक्यूम के अंदर। पांचवें नंबर पर अगर हम बात करें बच्चों फोटोन की प्रॉपर्टीज में, तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में बच्चों क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो बच्चों क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों अगर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पूछ ले तो, लाइट इन मीडियम याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा म्यू अपॉन 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। म्यू जो भी मीडियम का म्यू है आ जाएगा। तो बच्चों ये दो पॉइंट भी आप ध्यान रखना। अब बच्चों एनर्जी से रिलेटिव जो डेरिवेटिव फॉर्मूले हैं उनकी बात और कर लेते हैं बच्चों। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। तो E इज इक्वल टू क्या था बच्चों, एच न्यू। E इज इक्वल टू क्या था बच्चों, एस सी अपॉन लेमडा। अगर मैं बात करूं बच्चों, ये थोड़ा टफ पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। इसकी वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा।
अगर बच्चों मैं क्या करूं, एक शॉर्टकट मेथड बताऊं आपको, तो आप याद रखना E इज इक्वल टू 12,400 अपॉन लेमडा इन एमस्ट्रॉन्ग। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है बच्चों, तो ये फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, इनकी वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल टैक्टिक्स आप खेल सकते हो। E इज इक्वल टू 12,400 अपॉन लेमडा। अगर बच्चों नैनोमीटर में लिखना है, 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर। आप जानते हो 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। बच्चों इसको जल्दी से नोट करो, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाएगा फॉर्मूला। 12,400 अपॉन लेमडा, क्रिस्टल क्लियर बच्चों। अब आ जाते हैं कि जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, क्या चीज है क्या नहीं है। अब आ जाते हैं आगे बच्चों, और एनर्जी का मोमेंटम से क्या रिलेशन है क्या नहीं है वो डी ब्रोगली में देखेंगे। बच्चों सिंपल बात करूं मैं, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। कहने का मतलब है बच्चों, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है बच्चों, एनर्जी डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या फ्रीक्वेंसी क्या फ्रीक्वेंसी क्या फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है नेचर पे? करती है। पहला, नेचर पे, नेचर ऑफ मीडियम पे। क्या फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम के, क्या डिस्टेंस पे? तो बच्चों याद रखना, नो, नेचर ऑफ मीडियम डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। फ्रीक्वेंसी केवल और केवल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। लिखो अच्छे से, फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है बच्चों, केवल और केवल सोर्स पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों एनर्जी भी सोर्स पे ही डिपेंड करेगी, क्या डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी? ना। क्या नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगी? ना। सपोज करो एक लाइट को हम ट्रेवल करा रहे हैं, और उसको एक मीडियम डेंसर है एक लाइटर है, तो मैं कहूंगा जो लाइटर और डेंसर मीडियम में, क्या दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी? बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों, सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जनरेट किया बच्चों मैंने। अब सिंपली आपको बात बता दूं, क्या कहना चाह रहे हैं आपके गुरुजी? आपके गुरुजी ये कहना चाह रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, वो केवल और केवल सोर्स पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी केवल सोर्स पे डिपेंड करती है, जबकि मीडियम के चेंज होने से, मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी, या न्यू लिख दूं बच्चों, न्यू डज नॉट, या फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। तो किससे डिपेंड पड़ता है बच्चों? केवल और केवल सोर्स पर डिपेंड करती है, सोर्स पर डिपेंड करती है। बच्चों एक बार मैं बोर्ड देख लेता हूं कि वीडियो अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही, मेरी मेहनत बेकार जा रही हो। बच्चों बहुत अच्छे से चल रही है, अच्छे से, बिल्कुल तगड़े से। आज तो मेरी राइटिंग में भी निखार है बच्चों, थोड़ा बुखार हो गया था। अब मैं रात में वीडियो शूट कर रहा हूं आपके लिए। सोर्स पे डिपेंड करती है। तो बच्चों अब आ जाते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है। आप सभी को पता है, अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं, तो वेवलेंथ क्या है, मीडियम पे डिपेंड करती है बच्चों। वेवलेंथ क्या है, अगर मैं क्या करूं, एक डेंसर मीडियम है एक लाइटर मीडियम है, मैं कहूं कि अगर लाइट को हम ट्रेवल करा रहे हैं, तो दोनों मीडियमों की जो वेवलेंथ है वो अलग होगी, बिल्कुल। तो जो वेवलेंथ है बच्चों, डिपेंड ऑन मीडियम। ये सोर्स पर डिपेंड नहीं करती, मीडियम के चेंज होने से वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। तो बच्चों यहां से एक कॉन्सेप्ट जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। समझ गए बच्चों?
और जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। अभी बताऊंगा थोड़ा सा ने हल्का सा, एक इन शब्दों को बस लिखो, जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है और जो फ्रीक्वेंसी है वो एनर्जी पे डिपेंड करती है। अब ये कह रहे होंगे आप एनर्जी कहां से आया, अभी मैं एनर्जी के फॉर्मूले को ही आगे चल चल के मैं स्पेसिफाइड करूंगा। तो बच्चों अब आ जाते एनर्जी के फॉर्मूले से आगे आगे नंबर ऑफ फोटोन के सारे फॉर्मूले। तो डेरिवेटिव्स ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। तो बच्चों आपने पढ़ा है E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा, E इज इक्वल टू 12400 अपॉन लेमडा इन एमस्ट्रॉन, E इज इक्वल टू 1240 अपॉन लेमडा नैनोमीटर। अगर मैं बात करूं बच्चों यहां से, तो अगर मैं बात करूं पावर, सिंपली बात करूं पावर, तो पावर क्या होता है बच्चों, आप सभी को पता है P इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क पर यूनिट टाइम। तो बच्चों यहां से पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको पता है एच न्यू अपॉन टी। याद रखना बच्चों, अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स हैं तो ये क्या हो जाएगा एन एच न्यू अपॉन टी। अब बच्चों पूछ लेता है फोटोन पर यूनिट टाइम, फोटोन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम क्या होता है। तो बच्चों नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम एच न्यू इज इक्वल टू पावर है, तो ये क्या हो गया नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर अपॉन एच न्यू। तो एक फॉर्मूला बच्चों ये सेट हो जाता है। दूसरा बच्चों इसी फॉर्मूले को E अपॉन टी में अगर मैं फ्रीक्वेंसी की जगह लाइट की, अगर वेवलेंथ की भाषा में लिखूं तो एन एस सी अपॉन लेमडा हो जाता बच्चों इंटू टी। अब बच्चों एनर्जी अपॉन टी पूछ रहा है तो मुझे बताओ, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम पूछ रहा है तो मुझे बताओ ये पावर के इक्वल है। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा एन अपॉन टी इज इक्वल टू पी लेमडा अपॉन एस सी। तो बच्चों इन दोनों फॉर्मूलों को भी अपनी डिक्शनरी में डालें, इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड या नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू P अपॉन एच न्यू, और यहां पर P का मतलब है यहां पर पावर से बच्चों। तो दो फॉर्मूले और आपकी डिक्शनरी में जाते हैं बच्चों। अब आ जाते हैं बच्चों आगे, पावर की तो बात ये थी और नंबर पर यूनिट फोटोन की। अब आ जाते हैं बच्चों इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सिंपल आपको पता है इंटेंसिटी होती है मेरे प्यारे बच्चों, इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। तो बच्चों यहां से अगर मैं सिंपली बात करूं कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर से एनर्जी, तो एनर्जी को अगर मैं बोल दूंगा एच एन एच न्यू बोल सकता हूं, एरिया इनटू टाइम। बच्चों अगर मैं यहां से बोलूं नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम क्या होगा बच्चों, तो एन अपॉन टी, इंटेंसिटी की भाषा में लिखना है तो क्या लिखोगे एन अपॉन टी इज इक्वल टू आई इंटू ए अपॉन एच न्यू। एक और फॉर्मूला आप अपने दिमाग में डालो बच्चों, अगर मैं बात करूं यहीं पर लेमडा की भाषा में तो आई इज इक्वल टू क्या होगा एन एस सी अपॉन लेमडा इंटू टी बच्चों इंटू ए, यही होगा बिल्कुल। तो बच्चों इसको क्या लिख दूंगा यहां पर एन अपॉन टी, तो ये हो जाएगा एन अपॉन नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा बच्चों आई इंटू ए लेमडा अपॉन एच सी। एक और फॉर्मूला अपनी डिक्शनरी में डालो। तो ये बच्चों कुछ फॉर्मूले हैं। इंटेंसिटी क्या होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम, पावर क्या होता है बच्चों, पावर होता है बच्चों एनर्जी पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम। तो यहां से नंबर ऑफ फोटोन का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। तो बच्चों यही कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश कर रहा था कि जो इंटेंसिटी है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, दोबारा से लिखवा दूं, इंटेंसिटी क्या है, आओ मेरे प्यारे बच्चों, इंटेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। मुझे बताओ एनर्जी को क्या लिख सकते हो एन एच न्यू अपॉन एरिया इनटू टाइम। मुझे बताओ इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फोटोन्स के, बिल्कुल
क्रिस्टल क्लियर। अब मैं आपको बता दूं, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। इन दोनों शब्दों को अपने दिमाग में डालो बच्चों। ट्रिपल स्टार, क्रिस्टल क्लियर, ये दोनों बात, सारे कॉन्सेप्ट खत्म। तो ये थे बच्चों कुछ फॉर्मूले जो हमारे फोटोन ने दिए। इंटेंसिटी, पावर, एनर्जी, सारे कॉन्सेप्ट आपके खुल गए। नंबर ऑफ, अब एक बात लिखवाऊं, अगर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो मैं क्या है, इंटेंसिटी को बढ़ा दूंगा ना। इंटेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर, और जबकि जो फ्रीक्वेंसी है वो एनर्जी पे डिपेंड करती है बच्चों। अब चलते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टीन ने दिया था, आपको पता है। किसने दिया था बच्चों? आइंस्टीन ने। तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है बच्चों? कोई मेटल है, हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक एनर्जी को रेडिएट करा रहे हैं इस पर। अब बच्चों अगर हमने क्या है, एक स्पेसिफिक जो हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ की लाइट को अगर हमने इंसिडेंट कराया किसी भी मेटल सरफेस पर, तो याद रखना बच्चों, यहां से क्या है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब है, अगर हम क्या कर रहे हैं, E इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, सपोज करो वर्क फंक्शन। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको सेट करा देता हूं। सिंपल एक रियल लाइफ एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों। हमें अपने गेट की वेल्डिंग करानी है। हमने क्या, वेल्डिंग मशीन वाले भैया को बुलाया। मुझे बताओ वो क्या करेंगे, पहले स्पार्क, उसको पहले लचीला कर लेंगे। कहने का मतलब है जो हमारा जो मेटल है आयरन का, उसको पहले क्या है, हल्का सा पिघला लेंगे। तो पिघलाने के लिए वो क्या करेंगे, वेल्डिंग मशीन को रखेंगे और उस पर क्या है, बहुत तेजी से फोटोन्स का बम्बार्डमेंट कराएंगे, लाइट का। उससे क्या होगा बच्चों, हमारा जो गेट है कुछ देर बाद क्या होगा, पिघल जाएगा। उसके बाद हम क्या है, उसको इंसर्ट कर देते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं। तो बच्चों अगर वो नहीं पिघलता तो क्या वेल्डिंग पॉसिबल थी? नहीं। तो बच्चों वो पिघलना, जो गेट का जो पिघलना था वो किस पे डिपेंड कर रहा था? अब मुझे बताओ, सपोज करो वो तो था आयरन। अगर गोल्ड होता तो वो तो 2 सेकंड में पिघल जाता, आयरन को थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेटल टू मेटल वेरी करती हैं बच्चों चीजें। तो आपको क्रिस्टल क्लियर अब होगा बच्चों। पहले मैंने बोलने की कोशिश की थी डायरेक्ट, लेकिन अब रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया। सपोज करो बच्चों, ऐसे ये मेटल ले लिया और ये आयरन का ही ले लिया मैंने, सपोज करो। इसका कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन होगा बच्चों, जैसे मैंने बोल दिया 5 EV का। अब मैंने क्या किया बच्चों, एक एनर्जी रेडिएट, लाइट को मैंने क्या किया, इस पे फॉल कराया, लाइट पे फॉल कराया। अब बच्चों याद रखना, जो E है ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, हमेशा जो वर्क फंक्शन है इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन होता क्या बच्चों, पहले सुन लो। वर्क फंक्शन वो है बच्चों जो क्या करे, यहां से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। कहने का मतलब है, अगर हमने क्या है, ई क्या है, एनर्जी एच न्यू अपॉन लेमडा है बच्चों, एस सी अपॉन लेमडा या एच न्यू। वो हाई मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वो है, वेवलेंथ एनर्जी है, या मिनिमम से मिनिमम लेमडा है बच्चों जो मेटल पे हम डाल रहे हैं। तो ई हमेशा ये क्या है, या तो 8 EV होना चाहिए, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 से कम नहीं होना चाहिए बच्चों, या तो इक्वल या ग्रेटर देन। तो ये कंडीशन मस्ट है बच्चों, ये मे बी कंडीशन है, मे बी। अगर इतना इससे ज्यादा होगा तब तो क्या है, पार्टिकल यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होना स्टार्ट होंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं होंगे। तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं यहां पर लिखाता हूं, व्हेन अ इंसिडेंट, व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल, व्हेन अ लाइट ऑफ suitable energy
इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, then electrons are ejected out from metal surface. This phenomena is called photoelectric effect. तो बच्चों, जब लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी को हम इंसिडेंट करा देंगे मेटल सरफेस पर, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट आउट होने लग जाए मेटल सरफेस से, उस फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। कहने का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ की लाइट को जब इंसिडेंट करा देंगे हम, तो वो क्या होगा, अपने आप निकलने लग जाएंगे। अब मैंने आपसे एक चीज बोली थी बच्चों, उस पर हम थोड़ा सा गौर करते हैं। बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो एनर्जी है, क्या वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी 5? सपोज करो आपका ये मेटल है, इसका वर्क फंक्शन है बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी अगर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, तो मुझे बताओ 5 तो ये मेटल रख लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो ये क्या बच्चों, 2 कंडीशन पूछ रहा हूं, क्या ये मस्ट है कि निकलेंगे ही निकलेंगे, या मे निकल भी सकते हैं, नहीं भी? तो बच्चों याद रखना, ये मे है, मस्ट। अब आप कह रहे होंगे 6 है 5 है तब भी, तो बच्चों याद रखना इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हमेशा करेक्ट नहीं है बच्चों, क्योंकि हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहां से हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाती। तो क्रिस्टल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर हीट के फॉर्म में निकल गई, तो यहाँ 5 ही बची। तो क्या एक भी इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में? नहीं। तो बच्चों यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन क्या बन जाती है, इसी को आइंस्टीन इक्वेशन भी बोलते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। तो बच्चों यहां से क्या कॉन्सेप्ट आता है, सिंपली। तो बच्चों एनर्जी की बात करूं, वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी। बच्चों अगर मेरे पास क्या है 8 ईवी है और हीट के फॉर्म में वेस्ट। बच्चों 8 ईवी है, मेरा वर्क फंक्शन बच्चों 5 ईवी है। 10 ले लेता हूं, पहला केस 10। अगर मैंने क्या किया 10, यहां से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा वर्क फंक्शन है 10 ईवी। यहां से मुझे बताओ मैंने क्या 0 ईवी आपका वेस्टेज है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वजह से यहां से काइनेटिक एनर्जी, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, बिल्कुल। तो यहां से इजेक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन का, यस बच्चों। दूसरा केस मैंने क्या कहा बच्चों, यहां 8 ईवी ली, यहां पर फिर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां पर बोलता हूं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकले, यहां वेस्टेज 1 ईवी का हुआ, ठीक है बच्चों। अब मैं अगर बात करूं तीसरी कंडीशन में, यहां 8 ईवी है बच्चों, वर्क फंक्शन 5 ईवी का है, यहां वेस्टेज हो गया 4 ईवी का। बच्चों क्या मुझे बताओ, यहां पर 5 है और यहां पर 5 ये रहा, अगर 5 इसने ले ली 3 का 3 अगर मैंने कहा, या 4, 3 का 3 ईवी वेस्टेज हो गया, तो यह 0 ईवी। क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए इस केस में? नहीं। लेकिन आप तो ये देख पा रहे हो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो मुझे बताओ ये तो पॉसिबल, बच्चों ये पॉसिबल नहीं है। ई मैक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 या ई फोटोन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 पॉसिबल है। डन बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को भी आपके को क्रिस्टल क्लियर करवा पाया होगा। अब चलते हैं बच्चों आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर। तो ये क्या होता है बच्चों, सबसे पहले मैक्सिमम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सारे फॉर्मूले आ जाओ। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है बच्चों? तो याद रखना बच्चों, ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी
मैक्स इज इक्वल टू, आपको पता है E-5। तो बच्चों ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू E-5। जब हम इसको खोल देंगे बच्चों तो E क्या हो जाएगा, h न्यू माइनस ये हो जाएगा h न्यू नॉट। इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम या आइसोलेटेड मेटल, गैसेस एटम नहीं मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बच्चों इसको बोलेंगे। डन बच्चों, ये एक इक्वेशन आप अपनी डिक्शनरी में डालें। दूसरी, इसी को अगर बात करें, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू बच्चों Sc अपॉन लैम्डा माइनस Sc अपॉन लैम्डा नॉट। इसको बोलेंगे बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्रिस्टल क्लियर, इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। डन, इस पर आपको बच्चों क्वेश्चन मिलते हैं। डन, अब काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल से स्पेसिफाइड कराते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन फिर से दोबारा लिखते हैं। बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है, तो दो साइंटिस्ट थे, एक लिनार्ड और हर्ज और लिनार्ड ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। समझेंगे, थोड़ा सेटअप कराऊंगा हर्ज और लिनार्ड का। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए साइंटिस्ट थे हर्ज और लिनार्ड। उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, इसके ऊपर कैथोड, यहां पर बैटरी को क्या किया गया, रियोस्टॉट का मतलब होता है बच्चों चेंज कराते रहना। ये इन्होंने क्या किया, एनोड कलेक्टर की तरह काम कर रहा है, और कैथोड एमिटर की तरह काम कर रहा है। बच्चों इन्होंने क्या किया, एक सूटेबल अमाउंट की एनर्जी को इन्होंने डाला, सूटेबल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इन्होंने डाला, h न्यू और Sc अपॉन लैम्डा। यहां से क्या होगा बच्चों, ये कैथोड मेटल है। यहां से क्या होगा बच्चों, जब ये सूटेबल अमाउंट की एनर्जी होगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो भी बैठे थे बच्चों यहां से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चों जब भी इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे, आपको पता है ये पॉजिटिव प्लेट है एनोड की और कैथोड नेगेटिव की प्लेट है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का है तो एनोड कलेक्टर की तरह काम करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव खींचेगा। अब ये क्या है बच्चों, एक तरीके से एनर्जी डलती जा रही है मेटल पे, कैथोड प्लेट पे, ये एमिटर की तरह काम कर रही है, इलेक्ट्रॉन निकालती जा रही है। यहां से एनर्जी डलती जा रही है, इलेक्ट्रॉन निकालती जा रही है। एनोड क्या कर रही है, कलेक्टर की तरह काम करती ला रही है, लेती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा बच्चों जो क्या होगा, ये एनोड कलेक्टर पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा जो स्पेस है यहां पर जो है, यहां पर जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन है बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, और जो एनोड जो कलेक्टर की तरह काम कर रहा था वो कहेगा कि भाई अब मेरी जो औकात है वो अब नहीं है, मैं सैचुरेटेड। जैसे सिंपल आपको एक एग्जांपल दूं, आप पढ़ रहे हो 8 घंटे 10 घंटे, अब आपसे कोई एकदम कहे कि आप 16 घंटे पढ़ लो, तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। आप सैचुरेटेड हो जाओगे, आप 2 दिन पढ़ लिए, तीसरे दिन कहोगे अब मेरी बस की बात नहीं है। तो ऐसे ही क्या हुआ, ये यहां से इलेक्ट्रॉन जब निकल रहे थे एनोड कलेक्टर की तरह उसको कलेक्ट कर रहा था, लेकिन जब जैसे जैसे एनर्जी या सूटेबल अमाउंट की बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा नंबर निकलते जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, यहाँ एक दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा एक जाम लग जाएगा, एक ट्रैफिक लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएंगे, कलेक्ट नहीं हो पाएंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, हम नहीं, लेनार्ड और हर्ट्ज ने क्या किया, इसको क्या उल्टा कर दिया बच्चों, टर्मिनल को उल्टा कर दिया। अब जो ये एनोड कलेक्टर पॉजिटिव की तरह काम करता था बच्चों, अब ये नेगेटिव की तरह काम करने लग गया।
समझ गए, और ये पॉजिटिव की तरह। तो यहाँ पर जो चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुआ था बच्चों, अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये क्या करने लगा, वापस जाने लगा बच्चों। जब ये वापस जाने लगा बच्चों, तो पोटेंशियल नेगेटिव हो गया। कहने का मतलब है -2, -3, -4। तो बच्चों जो सैचुरेटेड करंट हुआ था उसकी वजह से क्या है, हमारी जो लेनार्ड और इन्ने थे, इन्होंने एनोड के जो बैटरी का टर्मिनल था उसको उल्टा करके एनोड पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया, और जो चार्ज का जो ट्रैफिक लगा था वो वापस जाने लगा। कहने का मतलब है जो सैचुरेटेड करंट था अब क्या है, वापस से नॉर्मल कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक करंट बना दिया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन वापस जाने लगे बच्चों, तो जिस पोटेंशियल पर सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर जो सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, जिस इलेक्ट्रॉन पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो गया, उसी को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों। क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों? स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिस पर क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाए बच्चों। वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए, 0। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए बच्चों, 0। यही क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी आपको बच्चों लेनार्ड और हर्ट्ज ने समझा दिया, क्रिस्टल क्लियर बच्चों। तो सेटअप क्या था, एक कलेक्टर था, एक एनोड कलेक्टर की तरह काम कर रहा था और कैथोड एमिटर की तरह काम कर रहा था बच्चों। तो लेनार्ड और हर्ट्ज ने क्या किया, एक सूटेबल एनर्जी की लाइट कैथोड पे डाल रहे थे, वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होते थे और एनोड क्या उनको कलेक्ट कर लेता था। ऐसे ही क्या है बच्चों, कुछ समय बाद क्या देखा गया, जो एनोड कलेक्टर की तरह काम कर रहा था वो ले तो रहा था चीजों को, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन थे वहां पर क्या ट्रैफिक बनना स्टार्ट हो गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। कहने का मतलब है एक ऐसी कंडीशन देखने को मिली, जो करंट है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, सैचुरेटेड लेवल पे चला गया। कहने का मतलब है चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए, निकलने की, कलेक्ट करने की ही जरूरत वो ही नहीं पड़ी। तो बच्चों उसमें क्या हुआ, उसके लिए क्या किया गया, उन्होंने रेस्टेट को उल्टा किया, और जब तक करंट को सैचुरेटेड लेवल से 0 नहीं कर दिया तब तक पोटेंशियल को डिक्रीज कराते गए। तो वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल बच्चों जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 पाया उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या काम होगा, सबसे पहले तो फॉर्मूला देखो। स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी से फॉर्मूला आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी नॉट। बच्चों आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी को कीवी नॉट बोलता हूं। तो बच्चों यहां से जो वी नॉट है क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई या क्यू। क्रिस्टल क्लियर? तो ये है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला। डन, काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई। अब आ जाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बच्चों आपको पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू E-5 है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा माइनस SC अपॉन लैम्डा नॉट है। याद रखना बच्चों काइनेटिक एनर्जी अभी आपने पढ़ा था, EV नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी था, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन E। तो बच्चों यहां मुझे बताओ, आप अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर मैं बात कर दूंगा तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, EV नॉट इज इक्वल टू h न्यू अपॉन लैम्डा माइनस SC अपॉन लैम्डा। तो ये E हटा यहां से, इंटू E। अगर एक और फॉर्मूले की बात करूंगा, B इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी h न्यू नॉट। बच्चों यहां से ये क्या हो जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू h न्यू नॉट। ये 2-3 फॉर्मूले और आप अपनी झोली में डालें स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले। अब आ जाते हैं बच्चों ग्राफ की तरफ। क्रिस्टल क्लियर ग्राफ
कॉन्सेप्ट देते हुए ग्राफ की तरफ। तो बच्चों एक और आपको मैं क्या रामबाण मेथड आपको बताता हूं और फिर हम ग्राफ की ओर चलेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बच्चों आपको ध्यान रखना है, एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पे, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। दिमाग में डालें स्टॉपिंग पोटेंशियल। पूरे चैप्टर में जितना भी पढ़ा है सबको भूल जाओ, इन 4 बातों को याद रख लो, आधा चैप्टर खत्म। दूसरा, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर। बस इसको ध्यान रखो बच्चों, ये इंटेंसिटी करंट पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। अब चुटकियों में आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, आपके सारी चीजें बन जाएंगी। तो बच्चों इंटेंसिटी फॉर्मूला, इंटेंसिटी और करंट का, इंटेंसिटी और करंट। तो बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है करंट। अगर आपसे कह दूं बच्चों इंटेंसिटी और एनर्जी, एनर्जी क्या डिपेंड करता है? नहीं करता। डन बच्चों, तो ये दो फॉर्मूले, इंटेंसिटी करंट, इंटेंसिटी एनर्जी। अब बच्चों एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की बात करूं, दो फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले बच्चों सब करवाऊंगा। तीसरा, और आने की प्रोबेबिलिटी और है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा बच्चों? डिपेंड करेगी, यस, एनर्जी और फोटोन का, नंबर ऑफ फोटोन या फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। डन बच्चों, तो ये 4 फॉर्मूले, ये 4 आपके ग्राफ। देन आ जाते हैं बच्चों आगे। इन 4 ग्राफों के आगे की कहानी सिंपल। यहां पर क्या है, अगर मैं बात करूं आपसे सिंपल, यहां पर पोटेंशियल या करंट, याद रखना बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां से सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को सेम रखूं और इंटेंसिटी को चेंज कराऊं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को चेंज कराऊं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को चेंज कराऊं, चेंज होगा क्या बच्चों? यहां पर याद रखना आप, यहां से ये स्लोप आता है, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सेम फ्रीक्वेंसी है, तो याद रखना बच्चों जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इस केस में सेम होगी सबके लिए। तो याद रखना बच्चों, ये वाले ग्राफ आपको नजर आएंगे। अच्छे से बनाता हूं बच्चों। ये क्या है आपका, यहां से एक ग्राफ निकलेगा, बच्चों इसकी इंटेंसिटी 3 है, इंटेंसिटी 2 है, इंटेंसिटी 1 है। तो इंटेंसिटी 3 की ग्रेटर होगी, 2 की ग्रेटर होगी 1 की, 1 से। तो बच्चों ये याद रखना है, जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा सेम। क्यों बच्चों? फ्रीक्वेंसी पे कौन डिपेंड करता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये कांस्टेंट कहानी है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज, इंटेंसिटी चेंज, तो सबसे ऊपर देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पोटेंशियल का और करंट का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब इसी ग्राफ में क्या करूं बच्चों, दूसरी कहानी। क्या दूसरी कहानी गुरुदेव?
मैं ये कहानी की बात कह रहा हूं बच्चों, मैं इस कहानी की बात कह रहा हूं। अगर मैं क्या करूं यहां पर फ्रीक्वेंसी को क्या कर दूं चेंज और इसको कांस्टेंट, यहां क्या कर दिया फ्रीक्वेंसी को चेंज और इसको कर दिया कांस्टेंट। अब क्या होगा गुरुदेव, अब ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, सेम थोड़ा सा पलट देंगे ग्राफ को। कुत्ते बहुत ज्यादा भौंक रहे हैं बच्चों, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है बच्चों, आज आखिरी रात है तो कॉन्सेप्ट देना ही है। तो बच्चों करंट और पोटेंशियल, बच्चों अगर मैं बात करूं चेंज इन फ्रीक्वेंसी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की चेंज होगा बिल्कुल। तो बच्चों यहां से ये निकला, इस बार ये, इस बार ये। तो बच्चों आपको दिख रहा है पहला स्टॉपिंग पोटेंशियल V02 V03, तो बच्चों सबसे ज्यादा हो जाएगा नेगेटिव 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 V03 इसकी सबसे ज्यादा, देन 2 वाले की, देन 1 वाले की। बच्चों सबसे पहले तो ये ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हुआ है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है बच्चों। फ्रीक्वेंसी इस बार कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है। तो बच्चों देखो ये, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी तीनों की क्या हो गई बच्चों कांस्टेंट, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट है। तो बच्चों ये दोनों ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और ये मैंने आपको समझा दिए। फ्रीक्वेंसी नेगेटिव में ज्यादा इंक्रीज करती है, इंटेंसिटी ऊपर की तरफ, और ग्राफ भी आपको देखने को मिले। अब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से ग्राफ को बता देते हैं, स्लोप क्या होता है, क्या कंडीशन होती है, क्या होती है बच्चों, आ जाओ। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू E-5। तो बच्चों यहां पर क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू hν माइनस hν नॉट। ये क्या हो जाता है बच्चों, अगर मैं इसको देखूंगा तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, हाफ mv² इज इक्वल टू hν माइनस hν नॉट। समझ गए। तो अब मैं अगर बात करूं फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का ग्राफ की, तो y इज इक्वल टू mx कर दो। तो मुझे बताओ अगर मैं बात करूं एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ की, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों ये रहा ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू Sc अपॉन लैम्डा माइनस Hc अपॉन लैम्डा नॉट। तो बच्चों इन दोनों के ग्राफ पर और इन पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब इनके भी ये पहले इक्वेशन लिखना जरूरी थी, बहुत बार हो गई। अब आ जाते हैं आगे बच्चों। अगर इसके फॉर्मूले की बात करूं E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, बच्चों ये भी लिख सकता हूं मैक्स। अगर मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, यहां से E इज इक्वल टू क्या है, hν नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, न्यू और v का वर्सेस खेलते हैं। तो बच्चों यहां से क्या है, hν इज इक्वल टू hν नॉट प्लस हाफ mv², हाफ mv²। देन बच्चों एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ की बात कर लें, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा इधर, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hν माइनस hν नॉट। तो बच्चों y पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी mx। अब मुझे बताओ mx माइनस c। तो बच्चों क्या ग्राफ आएगा, बच्चों ग्राफ आएगा ये काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। मुझे बताओ कैसा स्लोप है बच्चों, पॉजिटिव स्लोप है, लेकिन इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव। तो बच्चों स्लोप ये आएगा कहीं ना कहीं। तो बच्चों क्या है, एनर्जी ये। अब मुझे बताओ स्लोप क्या आया बच्चों, h आया बिल्कुल। तो बच्चों स्लोप कितना आया, h। और बच्चों इंटरसेप्ट क्या आया, c। ये आया बच्चों माइनस hν नॉट। क्या आया बच्चों, माइनस hν नॉट। तो जो इंटरसेप्ट आया माइनस hν नॉट आया। तो ये था बच्चों एक और ग्राफ
क्रिस्टल क्लियर। अगर बच्चों मैं हाफ एम बी स्क्वायर वाले की बात करूं तो कैसे होगा, यहीं से आपको करके दिखाता हूं। तो बच्चों ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स एनर्जी वर्सेस लैम्डा वाला ग्राफ। आ जाओ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू E-5। ये क्या हो जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा माइनस SC अपॉन लैम्डा नॉट। आ जाओ, तो बच्चों y इज इक्वल टू mx प्लस c है, y mx तो बच्चों y इज इक्वल टू m 1 अपॉन x प्लस c। तो क्या होगा बच्चों ग्राफ, एनर्जी वर्सेस 1 अपॉन लैम्डा का ग्राफ क्या होगा। तो बच्चों 1 अपॉन लैम्डा का ग्राफ फिर से यही आएगा बच्चों। क्यों आएगा, यही क्योंकि बच्चों पॉजिटिव स्लोप है, 1 अपॉन लैम्डा है, इंटरसेप्ट ये है। तो बच्चों क्या है, माइनस SC अपॉन लैम्डा, तो ये इंटरसेप्ट आया माइनस SC अपॉन लैम्डा नॉट। समझ गए, स्लोप क्या आया बच्चों, H अपॉन HC अपॉन लैम्डा। डन बच्चों, तो ये आया स्लोप। क्रिस्टल क्लियर। तो 6 के 6 जो 8 के 8 ग्राफ थे आपको मैंने क्रिस्टल क्लियर करा दिए बच्चों। अब आ जाते हैं बच्चों डी ब्रोगली इक्वेशंस पे। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पर क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और आज का आखिरी टॉपिक हमारा रहने वाला है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में, क्या, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पर क्वेश्चन आना ही आना है बच्चों 100%। तो इस फॉर्मूले को हम निकाल के कहां से लाएंगे, एक्चुअल में फॉर्मूला आएगा लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P। ये आएगा कहां से बच्चों, आपको पता है बच्चों एनर्जी होती है PC। एक हमारी क्लास में एक स्टूडेंट था बच्चों प्रथम चौधरी, हम उसको PC कहते थे, हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। तो बच्चों एनर्जी इज इक्वल टू PC, प्रथम चौधरी। तो बच्चों P क्या है, मोमेंटम, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो बच्चों एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम इंटू C। अगर मैं बात करूं बच्चों एनर्जी की, एनर्जी आप जानते हो क्या है, SC अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू PC। बच्चों C से C गया तो मुझे बताओ क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P। जल्दी से नोट करो बच्चों कैसे आया, एनर्जी इज इक्वल टू PC, E इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P। बच्चों H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। P क्या है, mv मतलब मोमेंटम। डन बच्चों, क्रिस्टल क्लियर, मास इनटू वेलोसिटी। तो बच्चों इसको भी नोट करो, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P या लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv। डन बच्चों, बिल्कुल, क्या बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv। अब आ जाते हैं बच्चों आगे, अगर लैम्डा की बात बच्चों इलेक्ट्रॉन की भाषा में करें, इलेक्ट्रॉन के लिए हर बार वैल्यू डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों लैम्डा को लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट बी एमस्ट्रॉन। याद रखना बच्चों, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, अगर बच्चों बात करूं मैं अल्फा पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, अल्फा पार्टिकल होता क्या है सबसे पहले, तो बच्चों जिसमें क्या हो, दो प्रोटॉन हो और 2 न्यूट्रॉन हो। कहने का मतलब हो क्या हो, 4 AMU हो और 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो बच्चों। याद रखना, अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, यहां हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 0.101 अपॉन डेल्टा वी। ये क्या है बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ध्यान रखना, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, इंपॉर्टेंट है बच्चों। आ जाते हैं क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए बच्चों। एक और फॉर्मूला, तीसरा बच्चों इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखना बच्चों। तो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv। अब इसके डेरिवेटिव फॉर्मूले बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है बच्चों, आ जाओ, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी में रिलेशनशिप बच्चों,
तो बच्चों आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। मैं क्या करूं बच्चों, ऊपर भी इंटू m से नीचे भी, ये क्या हो जाएगा हाफ m² v² अपॉन m। p इज इक्वल टू mv होता है बच्चों, m² v² p² हो जाएगा, ये हो जाएगा p² अपॉन tm। डन। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ गया बच्चों, p² अपॉन tm। वैल्यू पुट मार दो, कुछ नहीं है, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2m ke। खत्म, वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा h अपॉन √2m ke। एक और फॉर्मूला अपनी डिक्शनरी में डालो बच्चों, चौथा फॉर्मूला। अगर बच्चों मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस से, किससे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस से, तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, आपने अभी पढ़ा था V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, तो W क्या होगा QV। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के लिए EV, तो वर्क की वजह के काइनेटिक एनर्जी। डन बच्चों, एक और फॉर्मूला आ गया, क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, h अपॉन √2m के ई था बच्चों, के ई की जगह क्या लिख दूंगा h अपॉन √2m, के ई की जगह क्या लिख दूंगा EV। डन बच्चों, एक और फॉर्मूला डिक्शनरी में डालो, चौथा क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m EV। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, तो ये था चौथा फॉर्मूला। डन डनाडन, खेल खत्म बच्चों, क्रिस्टल क्लियर। तो ये रिलेशनशिप है बच्चों जो आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन और उसका बता दिया पोटेंशियल में 12.27 0.1, प्रोटॉन पूछ लेता है, अल्फा पार्टिकल पूछ लेता है, मास पूछ लेता है। तो डी ब्रोगली में यहीं से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अब आ जाते हैं लास्ट और आखिरी टॉपिक बच्चों, हमारा आखिरी टॉपिक है बच्चों हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल बच्चों ये क्या कहता है, ये कहता है जो मोमेंटम है और जो पोजीशन है डेल्टा x डॉट डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू NH अपॉन 4 याद रखना, जो मोमेंटम है और जो पोजीशन है बच्चों, डेल्टा x को पोजीशन कहते हैं, और जो मोमेंटम है, किसी भी पार्टिकल की मोमेंटम और पोजीशन को साइमल्टेनियस निकालना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं चल रहा हूं तो मेरी जो पोजीशन और मोमेंटम है ना बच्चों, इसको निकालना पॉसिबल नहीं है एक साथ, या तो मैं मोमेंटम को निकाल सकता हूं या पोजीशन को। तो बच्चों यही हाइजेनबर्ग ने कहा था, डेल्टा x डॉट डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू NH अपॉन 4 बच्चों डेल्टा x को डेल्टा x लिखेंगे, m डेल्टा v लिख देंगे, इसको मास कांस्टेंट रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू NH अपॉन 4 और मैं तो कहूंगा h अपॉन 4 डालो। डन बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आई होप आपको मजा आया हुआ हो बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद बच्चों, आपका बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा जाए।